वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है। पहले तो हम आपका सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने आपकी सहायता से 1K सब्सक्राइबर हो गए पूरे। आपको हमारे अपलोड किए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल इसको आगे भेजते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अगर पसंद नहीं आए कुछ वीडियो में तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के साथ हमें सुझाव देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ताकि हम अपने आप को बेहतर बना पाएँ। इसके साथ ही हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, टू द पॉइंट। इस टू द पॉइंट में आप अपना जो भी टॉपिक पढ़ना चाहे वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसको हम हमारी प्लेलिस्ट टू द पॉइंट में ज़रूर डालेंगे, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। आज कार्बन और उसके यौगिक में अपन आगे चलेंगे। उस कार्बन और यौगिक में आज अपन पढ़ेंगे कोयला एवं उसके प्रकार। अपन ने इसके पहले कार्बन के अपर रूप थे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में बात कर ली थी अपन ने। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आया था कि सर फुलरिन सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप है या हीरा है, तो फिर कह देते हैं कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। सबसे शुद्ध रूप, मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा 3 चीज़ें लिख देता हूँ। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है वह हीरा है, ये ज़रूर ध्यान रखें। हीरा सबसे शुद्ध रूप है। अब बात करें कार्बन का सबसे स्थायी रूप कौन सा है और सबसे अस्थायी अपर रूप कौन सा है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों में ही बात करें अगर, तो तीनों में सबसे शुद्ध हीरा ही है, 100% कार्बन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थायी और अस्थायी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थायी रूप होता है ग्रेफाइट, और सबसे ज़्यादा अस्थायी ये होता है फुलरिन। और आपने सुना होगा एंड्रमाइट फुलरिन है वो विश्व का सबसे महंगा पदार्थ माना गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आज चलते अपन कोयले के बारे में। कोयला क्या है और कोयले की क्या विशेषता है उसकी बात करेंगे अपन। कोयले के बारे में बात करें अपन तो कोयला क्या है और कोयले की क्या विशेषता है उसको आगे बढ़ाएंगे अपन। कोयला क्या होता है, तो कहीं न कहीं आपने ईंधन की, जब ईंधन पढ़ेंगे तो अपन ईंधन की बात भी बाद में करेंगे। कोयला क्या है, तो कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप की बात करें तो कोयला है, तो कोयला है वह कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। अब कोयले के लिए एक लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि कोयला कैसे बनता है। तो कोयले के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो कोयले के लिए, ये जीवाश्मीय कोयले की बात कर रहे हैं, तो कोयले के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक शर्त है उसका जीवाश्मीकरण होना ज़रूरी है। जीवाश्मीकरण के बाद उस कोयले का होता है कार्बनीकरण, मतलब उस जीवाश्म का कार्बनीकरण प्रारंभ होता है। और यही कार्बनीकरण की प्रक्रिया है वह उच्च ताप, हाई टेम्परेचर और उच्च दाब पर ही संभव होती है। उच्च ताप और उच्च दाब। तो कोयले के निर्माण के लिए दो आवश्यक शर्तें कौन सी है, जीवाश्मीय कोयले के निर्माण के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, एक तो जीवाश्मीकरण होना चाहिए और एक होना चाहिए कार्बनीकरण होना चाहिए। अब आपने सुना होगा ईंधन है, जीवाश्मीकरण और कार्बनीकरण से 3 प्रकार के ईंधन बनते हैं। एक तो ठोस, ठोस के साथ एक द्रव होता है और द्रव के साथ एक गैस होता है, कहीं न कहीं ये फ्यूल्स होते हैं। तो जीवाश्मीकरण एवं कार्बनीकरण से 3 प्रकार के फ्यूल्स होते हैं। ठोस की बात करें तो ठोस, द्रव और गैस में, तो एक तो कोयला होता है वह ठोस है। अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये द्रव हैं। और जितनी भी गैसें की बात करें, एलपीजी, तो ये सब क्या है, गैसीय ईंधन में आते हैं। अब कोयला ध्यान रखें ये हाइड्रोकार्बन है, सॉरी, कोयला हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये ध्यान रखें। पेट्रोल, डीजल हाइड्रोकार्बन है और जितनी भी गैस है वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो कोयला है वो हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में नहीं आता है। अब कोयले से संबंधित कितने प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्न की बात करेंगे। बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है, बहुत छोटा है, आज ये 15 मिनट में हम इसको पूरा करेंगे। कोयला क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो एक सीधी सारणी, कोयले के साथ कुछ गैसेस की भी बात करेंगे। एक सीधी सारणी अपन बात करें तो कोयले के प्रकार को लिखने के लिए मैं यहाँ एक सारणी बना देता हूँ, उस सारणी से आप समझ जाएंगे। कोयला 4 प्रकार का होता है, आपको ये 4 प्रकार ऐसे याद करने हैं, ए बी एल पी। कहीं कहीं ए बी एल पी से नाम समझ गए होंगे। ए का मतलब होता है एंथ्रेसाइट, बी का मतलब होता है बिटुमिनस, एल का मतलब होता है लिग्नाइट और पी का मतलब होता है पी। कोयले को मैं इसी क्रम में लिख रहा हूँ, ए बी एल पी, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इन
कोयले में क्या क्या विशेषताएं होती है इसकी बात करेंगे। एक एक विशेषताओं को अपन पढ़ेंगे। कोयले से संबंधित इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो बहुत बढ़िया है। कार्बन की मात्रा की बात करें तो कार्बन की मात्रा है वह कौन से कोयले में सर्वाधिक होती है? तो कार्बन की मात्रा है वह सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक कार्बन है वह एंथ्रेसाइट में होता है, जबकि न्यूनतम कार्बन की मात्रा है, न्यूनतम कार्बन की मात्रा किसमें होती है? पीट। मतलब एंथ्रेसाइट से बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट की तरफ जाएं तो कार्बन की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो पहला ही प्रश्न बन गया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कार्बन की मात्रा कहाँ होती है? एंथ्रेसाइट में। और सबसे न्यूनतम यानी कि लोएस्ट कार्बन की मात्रा किस में होती है? तो लोएस्ट कार्बन की मात्रा होती है पीट में। दूसरी बात करें कठोरता। ये चारों कोयले हैं, इन चारों कोयलों में सबसे ज़्यादा कठोर कोयला कौन सा होता है? तो जब यहाँ से यहाँ तरफ जाएं तो ये सर्वाधिक कठोर है। सर्वाधिक कठोर कोयला है कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और जैसे 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 पीछे की तरफ जाएं यह कोयला मुलायम या मृदु कोयले में बदलता जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कठोर कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। अपन कैसे जा रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो अधिक से कम, दूसरा परिवर्तन अधिक से कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर एक अपवाद है, एक प्रश्न पूछा जाता है, वह है मुलायम कोयला। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मुलायम कोयले से संबंधित आपको उत्तर क्या देना है? बिटुमिनस। ये ध्यान रखें, बिटुमिनस कोयले को ही मुलायम कोयला या मृदु कोयले के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करें कोयले का रंग, तो कहीं न कहीं जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है वह उतना ही काला होगा। तो सर्वाधिक काला कोयला, सबसे ज़्यादा काला कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। और जैसे 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 अपन पीट की तरफ बढ़ते हैं यह कोयला हो जाता है भूरा कोयला हो जाता है। लेकिन फिर यह एक अपवाद है, जैसे मुलायम कोयला सिर्फ किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को। वैसे ही भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला है वो केवल किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मुलायम कोयला बिटुमिनस है और भूरा कोयला वो किसे कहा जाता है? तो डेफिनेटली लिग्नाइट को कहा जाता है। तो ये बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है। अब बात करें दहन क्षमता। दहन क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा दहन क्षमता किसकी होती है? तो एंथ्रेसाइट की दहन क्षमता हाईएस्ट होती है और लिग्नाइट से पीट की तरफ जाते ये क्या हो जाती है? लोएस्ट हो जाती है। गहराई की बात करें तो गहराई की बात करें तो किस क्रम में होगा? तो सबसे ज़्यादा गहरा कोयला, हाईएस्ट, सर्वाधिक गहरा कोयला कौन सा पाया जाता है? एंथ्रेसाइट। और सबसे कम गहरा कौन सा होता है? पीट। इसको ऐसे समझें कि ये पृथ्वी का तल है, आप अगर यहाँ खोदें तो कोयलों का क्रम किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो ये लेयर्स बना दी, तो सबसे नीचे ही आपको एंथ्रेसाइट मिलेगा, उसके ऊपर बिटुमिनस मिलेगा, इसके ऊपर लिग्नाइट और सबसे ऊपर कौन सा कोयला मिलेगा? पीट मिलेगा। तो सबसे गहरा कोयला कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। इसके बाद ऊपर कौन सा आएगा? बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर कौन सा आएगा? पीट आएगा। तो सबसे गहराई में पाए जाने वाला कोयला कौन सा हो गया? एंथ्रेसाइट। और सबसे कम गहराई में यानी कि लोएस्ट डेप्थ में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? तो पीट है। आप खोदते जाएं तो क्रमानुसार कौन सा कोयला प्राप्त हो? खोदते जाएं, है ना। खोदते जाएं तो सबसे पहले पीट मिलेगा, फिर लिग्नाइट मिलेगा, फिर बिटुमिनस मिलेगा, फिर एंथ्रेसाइट मिलेगा। इसी के आधार पर अपन अगले पॉइंट की बात करें, आयु। तो आयु की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा गहरा होता है वो आयु भी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा आयु, हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा आयु किस कोयले की होती है? एंथ्रेसाइट की। और सबसे कम आयु किसकी होती है? पीट की। मतलब इसको बोला जाता है सबसे पुराना कोयला। सबसे पुराना कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। और सबसे नवीन कोयला कौन सा होता है? नवीनतम अवस्था में तो वो कौन सा होगा? पीट हो जाएगा। तो ये अभी तक मैंने गुण लिखे, कार्बन की मात्रा, कठोरता, रंग, दहन क्षमता, गहराई और आयु। एंथ्रेसाइट से पीट की तरफ जाएं तो इनके सभी के मानों में क्या होती है? कमी होती है। लेकिन अगली बात करें, ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो अब बात करेंगे अपन जहाँ पे वृद्धि होती है गुणों की। वही वापस लिख रहा हूँ, A, B,
एल और पी, ए बी एल और पी। अभी तक अपन ने घटते क्रम की बात की थी। बढ़ते क्रम की बात करें तो बढ़ते क्रम में 3 चीज़ें हैं। एक तो है अशुद्धि, अशुद्धि के बाद अगला गुण आता है धुआं, और धुएं के बाद है राख। ये 3 गुण हैं। अशुद्धि की बात करें तो एंथ्रेसाइट है वह सबसे ज़्यादा कार्बन वाला है, इसलिए सबसे कम अशुद्धियाँ पाई जाती है, सबसे कम अशुद्धियाँ पाई जाती है। और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएं तो पीट ऐसा कोला है जहाँ सर्वाधिक अशुद्धियाँ पाई जाती है, और इन्हीं अशुद्धियों को बोलते हैं जीवाश्म। ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे कम जीवाश्म किस कोयले में पाए जाते हैं, तो सबसे कम जीवाश्म वो एंथ्रेसाइट में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जीवाश्म वो कौन से कोयले में पाए जाते हैं, तो पीट में पाए जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा अशुद्धि है, सबसे कम अशुद्धि है, वह सबसे कम धुआं देगा और वही सबसे कम राख देगा। सबसे कम धुआं और सबसे कम राख देगा। जबकि पीट की बात करें तो सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक धुआं देगा, सर्वाधिक धुआं और सर्वाधिक राख देने वाला है। तो कोयले की ये बात कर ली। अब बात करें अपन 4 गैसें जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, वो 4 गैसें कौन सी है, इसी कोयले के साथ ही पढ़ लेते हैं। 4 गैसों के बारे में भी आपको ज़रूर याद रखना है। यह 4 गैसों के मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे गैसीय ईंधन में। एक तो लिख रहा हूँ कोल गैस, बहुत इजी है ये, आप ज़रूर याद रखिए कोल गैस। कोल गैस के बाद भाप अंगार, इसी क्रम में याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कोल गैस, भाप अंगार गैस, वायु गैस, तेल गैस, और एक आती है प्राकृतिक गैस। एलडीसी के एग्ज़ाम में ये लगातार 4 क्वेश्चन आए थे। कोल गैस, भाप अंगार गैस, वायु गैस, तेल गैस और प्राकृतिक गैस क्या होती है। कोल गैस क्या होती है उसको समझें, जिसमें हाइड्रोजन H2 प्लस CH4 यानी कि मेथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इनको मिला दिया जाए तो किसका मिश्रण होती है कोल गैस। तो मैं फिर लिख देता हूँ, H2 का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। CH4 का मतलब क्या हो गया, मेथेन हो गया। और CO का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं ये बार बार वापस नहीं लिखूंगा पूरे नाम, आप शॉर्ट में याद रखें इनको। ये 3 चीज़ें जिसमें पाई जाती है वो कोल गैस। तो कोल गैस के प्रमुख घटक कौन से, प्रश्न आता हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी कोल गैस में से अगर मैं मीथेन हटा दूँ, ये वाला मीथेन हटाते ही आपके पास कितनी चीज़ें बच जाएंगी, ये मीथेन हट गई तो यहाँ पे 2 चीज़ें बच गई, ये दोनों, और इन दोनों को मैं आगे लिख दूँ H2 प्लस CO, यानी कि ये क्या बन गया, भाप अंगार गैस। तो कोल गैस और भाप अंगार गैस में केवल किसका अंतर है, मीथेन का। कोल गैस के 3 घटक है, उसमें मीथेन को रिप्लेस कर दिया जाए तो बाकी 2 घटक है वह क्या बनाते हैं, भाप अंगार गैस बनाते हैं। इसी भाप अंगार गैस में आगे जाएं तो फिर एक परिवर्तन करना है आपको इस भाप अंगार गैस में। इस भाप अंगार गैस में H2 है, उसको हटा दें और मैं लिख दूँ N2, और N2 के साथ वही कार्बन मोनोऑक्साइड है, तब ये क्या बन जाएगी, वायु अंगार गैस। इस भाप अंगार गैस को जल गैस भी कहा जाता है और वायु अंगार गैस को प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है, इसको भी ज़रूर ध्यान रखें। तो ये 3 गैसें आपको ज़रूर याद रखें। फिर यहाँ समझ लें H2O प्लस CH4 प्लस CO, तब ये कोल गैस है। H2O और CO को रहने दें, H2O और CO, तब ये भाप अंगार गैस बन जाती है। H2O को हटा दिया, H2 को हटाते ही N2 लिख दिया, N2 प्लस CO, तब ये वायु अंगार गैस बन जाएगी। अब तेल गैस किसे कहते हैं, तो आपने सुना होगा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी के पहले पहले सदस्य, जैसे संतृप्त का पहला सदस्य कौन सा हो गया, मेथेन। असंतृप्त में 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, तो एक एक सदस्य ले लिया अपन ने, एथीन, और एक सदस्य ले लिया अपन ने एथाइन। तो मेथेन, एथीन और एथाइन का जो मिश्रण होता है वह क्या कहलाता है, तेल गैस। और अगर प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस में होती है मेथेन, और मेथेन के साथ होती है एथेन। तो कहीं ना कहीं ये गैसें भी आपको याद रखनी है। इन गैसों में आपको याद रखने से दोनों ही ईंधन है, कोयला भी एक ईंधन है
और कोयले ईंधन के साथ साथ ये गैसें भी ईंधन है। और आपको इसके साथ एक याद रखना है, अपस्फोटन। ईंधन की बात करें तो अपस्फोटन भी याद रखना है। अपस्फोटन क्या होता है? तो कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जिनका दहन समय से पहले हो जाता है, दहन समय से पूर्व हो जाए, तो इस प्रकार के ईंधन की विशेषता को बोलते हैं अपस्फोटन। और अपस्फोटन को प्रकट करने के लिए एक संख्या होती है जिसको बोलते हैं ऑक्टेन संख्या। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ समझे? जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है वह क्या माना जाएगा? अच्छा ईंधन। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो तो अच्छा ईंधन है, और जिसका ऑक्टेन नंबर कम हो वह क्या कहलाएगा? खराब ईंधन कहलाएगा। तो ये ऑक्टेन नंबर वह ईंधन की सर्वश्रेष्ठता के निर्धारण के लिए दिए गए हैं। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा अच्छा ईंधन, ऑक्टेन नंबर कम खराब ईंधन कहलाता है। और अपस्फोटन रोधी पदार्थ की बात करें, अपस्फोटन को रोकने के लिए अपस्फोटन रोधी पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो दो नाम आते हैं, TEL, और एक नाम आता है BTX। अब इसका प्रयोग कम होता है TEL, अब इसकी जगह इसका प्रयोग होता है। दोनों के नाम समझ लें। TEL का मतलब होता है टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड। और BTX का मतलब होता है, B का मतलब हुआ बेंजीन, T का मतलब हुआ टोलुइन, बेंजीन, टोलुइन, और X का मतलब हुआ ज़ाइलिन। तो ये अपस्फोटन रोधी पदार्थ दो आप ज़रूर याद रखें, टेट्राएथिल लेड और BTX। धन्यवाद। आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।